गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो छात्रों जान लें, क्रिया वह पद है जिसे किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने अथवा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के अवस्था या स्थिति का बोध कराता है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। सामान्य और संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि क्रिया वे शब्द कहलाते हैं जो किसी काम के करने, होने या उसके घटित होने की स्थिति का बोध करवाता है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया को जानने से पहले हमें धातु को समझ लेना चाहिए। धातु क्या होता है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं ही वे बीज होते हैं जिससे हम अनेक प्रकार की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अनेक प्रकार की क्रियाओं को बनाने के लिए हमें धातुओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, अर्थात धातुएं ही क्रिया का मूल रूप होती हैं, उसका बीज रूप होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के फसलों को अर्थात क्रियाओं का निर्माण करती हैं। वैसे सामान्यतः धातु वे होते हैं जिन वस्तुओं को हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वे वस्तुएं हैं जो क्रिया के मूल रूप का बोध करवाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातु क्रिया का मूल रूप होती हैं, जिससे हम अनेक प्रकार की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो क्रिया की परिभाषा जान लेने के बाद यह भी जान लेना चाहिए कि क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो कह सकते हैं क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म अर्थात जिसके द्वारा हम कोई कर्म पूरा करते हैं या करता, जो कुछ भी कर्म करता है वह कर्म के आधार पर होता है। तो इसके सबसे पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसमें अकर्मक होगा। अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिनमें कोई कर्म नहीं पाया जाता है, उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल कर्ता की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि अकर्मक क्रियाओं में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्म के अभाव रहित वाक्य या पद अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पढ़ता है, इसमें रमेश शब्द संज्ञा शब्द है, अर्थात उस क्रिया को करने वाला कर्ता है, जबकि पढ़ता उस रमेश का क्रिया है। अर्थात रमेश जो क्रिया कर रहा है वह पढ़ने का कर रहा है। अतः कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा इसका भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो आपको मिलेगा सकर्मक। समन के साथ कर्म, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें कर्म की आवश्यकता होती है और कर्म की पहचानने के लिए यदि हम क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करें, यदि उसका उत्तर मिलता है तो वह कर्म होता है, और यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यदि कर्म मिलेगा तो सकर्मक क्रिया होगी और कर्म नहीं मिलेगा तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। अर्थात जिस वाक्य में एक ही कर्म पाया जाता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से उम्मीद है कि कर्म के आधार पर आप लोगों ने जान लिया होगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म पाया जाता है, जबकि द्विकर्मक कर्म में दो कर्म पाए जाते हैं। दूसरा आधार है संरचना के आधार पर। संरचना अर्थात रचना के आधार पर जब हम किसी वाक्यों की रचना करते हैं, उसके आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? तो सामान्य क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनमें एक ही क्रिया सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। सामान्य रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली क्रिया को सामान्य क्रिया के रूप में हम प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात इस वाक्य में एक ही क्रिया पाई जाती है। जैसे पढ़ शब्द ले लें, यदि इसमें एक क्रिया हम जोड़ दें ना प्रत्यय, तो हो जाएगा पढ़ना। उसी प्रकार से लिख क्रिया है, मूल धातु है, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ लें तो हो जाएगा लिखना। तो इस तरह से वे क्रियाएं जिनमें एक ही पाई जाती हैं, वे वाक्य जिनमें एक ही क्रियाएं पाई जाती हैं, ऐसे क्रियाओं को सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें दो क्रियाएं पाई जाती हों, अर्थात इसमें कम से कम दो क्रियाएं मिलती हैं, दो से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन वे संयुक्त क्रिया के नाम से जानी जाती हैं। जैसे रमेश पाठ पढ़ चुका है, चुका है, ये दोनों क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो गई हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरा है नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया किसे कहते हैं? तो जान लें, वे क्रिया शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाने वाली जो धातुएं होती हैं, वे नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ, हाथ का नामधातु क्रिया होगा हथियाना, लात का लतियाना, बात का बतियाना। इस प्रकार से वे क्रियाएं शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ उनके धातुओं को जोड़कर बनाई जाती हैं, वे क्रियाएं नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं, पूर्व प्लस कालिक, अर्थात समय के उस काल से पहले कोई क्रिया हो चुकी होती है। अर्थात जहां मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य सामान्य क्रिया घटित हो चुकी होती है, ऐसे क्रिया शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे नरेश पढ़कर सो गया या नरेश पढ़कर सो गया होगा। इस प्रकार से मुख्य क्रिया से पहले ही कोई अन्य क्रिया पूरी हो चुकी होती है, तो वे क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती हैं। 5वें नंबर पर है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात वे क्रियाएं जो कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके उस कार्य को वह दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा देता है, ऐसे क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे पिताजी माली से पौधे लगवाते हैं। यहाँ पे पिताजी उस कार्य को स्वयं न करके उस कार्य को करने के लिए माली को प्रेरणा दे रहे हैं। अतः यह वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की गई है वह प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानी जाती है। अतः इस खंड में आपने सीखा संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद रहते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामधातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।